नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के मॉड्यूल 2 इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कंटेम्पररी रोल के लास्ट लेक्चर इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की पर चर्चा करेंगे। ये पर्टिकुलर इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को हमने देखा, हमने एग्जीक्यूटिव को समझा, आप पार्लियामेंट को समझा, आपकी जुडिशरी को देखा, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को समझा। अब इन सारे संस्थानों के साथ इनको जीवंतता प्रदान करने का काम जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्टोरल सिस्टम करता है, क्योंकि आपकी जो पूरी एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेचर है वो पूरी तरह उसी पर निर्भर है। तो इसलिए इसको समझना, इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। इस लेक्चर को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग जो चुनाव है उनके जो फंक्शंस हैं और उसका जो महत्व है इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भारत में जो आपका इलेक्शन कमीशन कार्य कर रहा है इसकी भूमिका को देखेंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण आयोगों और समितियों ने भारत में चुनाव सुधार के संदर्भ में क्या क्या सुझाव दिए हैं, इसको समझते हुए हम भारत में पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्या परिदृश्य है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव क्या है, क्योंकि चुनाव की हम बात अगर करें तो ये भारत की जो पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसकी आत्मा है। भारत में समय के साथ चुनाव होते रहे हैं। हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए क्रांति नहीं करनी पड़ी, लोगों को एक जन संघर्ष नहीं करना पड़ा, जैसा कि हम पास के पड़ोसी राष्ट्रों में देख सकते हैं। तो समय अंतराल में एक जो प्रॉपर जो पूरे इलेक्शन कंडक्ट हो, इसी से जो प्रजातंत्र जो है वो सुचारू रूप से काम कर सकता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो चुनाव जो है वो पूरी लोगों की संप्रभुता को सुनिश्चित करने का उसके प्रतीक के रूप में काम करता है, और कहीं ना कहीं सरकार की जो ये सत्ता है वो वैध है, इसको भी सुनिश्चित करने का काम जो है ये चुनाव करते हैं। तो पोलक कहते हैं कि अनलेस पब्लिक इलेक्शंस आर कंडक्टेड विद एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, नॉट ओनली द पब्लिक सर्विसेज आर डिस्क्रेडिटेड बट द होल डेमोक्रेटिक सिस्टम इज एंडेंजर्ड। यानी अगर जो आपके आम चुनाव हैं वो एक पारदर्शिता के साथ और दक्षता के साथ अगर उनका न आयोजित किया जाए, उनकी व्यवस्था न की जाए, तो न केवल सार्वजनिक सेवाओं पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा, बल्कि पूरी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वही खतरे में आ जाएगी। तो एक तरह से हम देखें तो एक समयबद्ध तरीके से जब व्यक्ति वोट कास्ट करने जाता है तो वो एक तरह से अपने एक पूरे नए सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब व्यक्ति वोट कास्ट करता है तो वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो राजनीतिक और ऑफिशियल जॉब करने जा रहा है, और राजनीतिक और ऑफिशियल जॉब जो है वो उसके जीवन के निर्धारक होते हैं। तो इस दृष्टि से पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो स्पष्ट रूप से ऐसा पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए जहां पर किसी प्रकार से व्यक्ति को जो है छल मिले, ये नहीं होना चाहिए। अब अगर हम पूरे चुनाव की जो गतिविधियां हैं, पूरे चुनाव की व्यवस्था में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन्वॉल्व है इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है ये सरकार को पदवी प्रदान करती है, यही डेजिग्नेट करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे अप्रत्यक्ष रूप से करे, सरकार को पूरी पदवी प्रदान करने का काम जो है ये चुनाव ही करते हैं। साथ ही ये जनता और सरकार के बीच में एक फीडबैक प्रदान करने का काम भी करती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी जो व्यवस्था काम करती है चुनाव के माध्यम से ही हम तय कर पाते हैं कि क्या जनता खुश है सरकार से या ना खुश है, तो वो पूरा जनता को फीडबैक मिलता है, उसी तरह सरकार को भी फीडबैक मिलता है। ये पूरा चुनाव का प्रोसेस इस बारे में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब बात करें कि जो पब्लिक सपोर्ट का या नेगेशन ऑफ रेजिम की, तो चुनाव ही ये तय करती है कि क्या जनता वर्तमान सरकार का समर्थन करती है या ये इस सत्ता के
नहीं स्वीकार करना चाहती है, वो नई सत्ता को चाहती है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये काम करता है चुनाव के समय, जब एक सरकार एंटी इनकम्बेंसी जो है, एक सरकार जब 5 साल या 10 साल काम कर लेती है, तो धीरे धीरे लोगों का उनके प्रति जो है एक उस तरह से रुझान नहीं रहता है। तो उसके बाद फिर एक दूसरे दल को या सरकार को अवसर देने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर कभी एक सरकार बहुत दक्ष तरीके से काम करती है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर फेल हो जाता है और जनता जो है पुनः उसी सरकार का चयन कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये हमें एक माध्यम प्रदान करती है जिससे हम राजनीतिक नेताओं का चयन करते हैं। सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हुए उसे मतदाता के प्रति जवाबदेह रखना भी चुनाव का ही कार्य है। और पूरा जो ये चुनाव की प्रक्रिया है, ये मतदाताओं को शिक्षित करके पूरी जो सरकार की व्यवस्था को वैधता प्रदान करने का काम करते हैं। अब अगर हम भारत में चुनाव की बात करें, तो 3 प्रकार के चुनाव आम रूप से हम देख सकते हैं। एक आम चुनाव है जो प्रति 5 वर्ष में होते हैं। एक मध्यवर्ती चुनाव, जब अगर 5 वर्ष का कार्यकाल सरकार पूर्ण नहीं कर पाती है और बीच में सरकार लोकसभा स्थगित हो जाती है या सरकार का विघटन हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो चुनाव होते हैं। और उपचुनाव, बाई इलेक्शन, अगर कभी असामयिक रूप से किसी दुर्घटना और किसी कारणवश कहीं एक पद अगर खाली होता है, तो उस समय जो है बाई इलेक्शन के थ्रू उस पद को भरा जाता है। अब इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया की महत्व की बात करें, तो ये एक तरह से राजनीतिक प्रक्रिया है और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को जीवन प्रदान करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इलेक्शन कहीं ना कहीं सरकार को एक आधार प्रदान करती है, एक प्रजातांत्रिक आधार उसका सुनिश्चित करती है। चुनाव उसको वैधता देती है, उसकी सत्ता को आधिकारिक मान्यता प्रदान करती है और व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है पहले के समय कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेटिक मॉडल को अडॉप्ट करें और सब व्यक्ति अपना शासन व्यवस्था का खुद संचालन करें। हम अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है अपनी शासन व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करेगी, इसको तय करते हैं। साथ ही ये चुनाव अगर नियमित रूप से होंगे, तो एक हिंसक तरीके से परिवर्तन होने की संभावना कम हो जाती है। आप देखिए किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन के लिए मिडिल ईस्ट में कितनी प्रॉब्लम हुई, अरब स्प्रिंग की प्रॉब्लम हुई, ऑटोक्रेटिक रेजिम्स को हटाने के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल लोगों को करना पड़ा। तो अगर नियत समय में चुनाव होंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। साथ ही इसमें जो प्रशासक होते हैं, उन पर व्यक्ति अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और सत्ता की वैधता को ये सुनिश्चित करती है। और अगर हम देखें तो चुनाव जो है, ये लोगों के सामने जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनसे लोगों को परिचित करा पाती है। चुनाव से पहले लोग अपने उन आम विषयों से उस तरह से जागरूक नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से इस पूरी व्यवस्था में सहयोग करते हैं और उनको राजनीतिक शिक्षा भी इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है। अब अगर बात करें भारत में जो चुनाव आयोग की, तो संवैधानिक रूप से इसको एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया है और भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ताकि भारत में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को जो है सुनिश्चित रूप से वो क्रियान्वित कर सके, इसलिए इसका व्यवस्था किया गया था। संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक जो है डिटेल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। आर्टिकल 324 जो है, ये पूरे इलेक्शन कमीशन को ये दायित्व सौंपता है कि वो पूरे चुनाव का एक सुपरविजन करने का काम करे, जहां जहां आवश्यक हो उसमें दिशा निर्देश प्रदान करे, महत्वपूर्ण जो अलग अलग स्तरों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक नियंत्रण स्थापित करके रखे। 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग जो था एक सदस्यीय था, लेकिन उसके बाद इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1989 तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन इस व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए अब इसमें जो है एक तरह से उसको बहुसदस्यीय निर्वाचन का जो व्यवस्था आयोग के रूप में परिवर्तित किया गया। साथ ही आपका 16 अक्टूबर 1989 में एक और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि वोटिंग एज पहले 21 वर्ष की थी, जिसको बाद में 18 वर्ष की कर दी गई। और जो ये आपके 2 और इलेक्शन कमिश्नर जो
बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग नियुक्त हुआ। तो बहुसदस्यीय निर्वाचन आयुक्त में इन बाकी निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ताकि वो जो इलेक्शन कमीशन का काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो बढ़े हुए काम को किस प्रकार से वो कोप अप कर सके, इसलिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि उनका जो कार्यभार जो है वो एक निर्वाचन आयुक्त पर अधिक न बढ़े और उनको हेल्प करने के लिए दो और उनके सहयोगी जो निर्वाचन आयुक्त होने चाहिए। अब अगर हम देखें तो भारत में जो ऑफिस होल्ड करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उनको जो उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का रखा गया है अथवा 65 वर्ष की आयु। तो जो भी पहले होगा, 6 वर्ष पूर्ण होगा या 65 वर्ष की आयु, तो वो अपना पद का त्याग करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन आज के समय हमारे देश में काम कर रहा है, ये इसमें आपके एक इलेक्शन कमिश्नर, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अतिरिक्त 2 निर्वाचन आयुक्त, और उन्हें वही स्तर और दिया गया है जो कि आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्राप्त है। और उनके पे पैकेजेस में भी किसी प्रकार का बीच में परिवर्तन करने की पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का चयन कर सकते हैं, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको उनके पद से हटाने के लिए भी जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट उसको रन करता है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा आरोप लगाया, वो तय होता है, तभी जाके उनको पद से हटाया जा सकता है। और आपके जो चुनाव आयुक्त हैं और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त है, उनको बिना किसी उचित कारण के उनको पद से नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके बारे में सुझाव ना दे कि उनको उनके पद से हटाना है। बिना किसी उचित कारण के उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। अब अगर हम बात करें भारत में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की, तो एक तो सबसे बड़ा तथ्य यह होता है कि उनको संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, जो कि उनकी जो गरिमामय ऑफिस के सिस्टम को पूरी तरह लोगों के सामने उजागर करता है। उनका कार्यकाल पूरी तरह से स्पष्ट रूप से तय है, और उनका जो हटाने की प्रक्रिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और उनके अलावा 2 अन्य सदस्यों को, उसको भी काफी जटिल बनाए रखा गया है। उनके कार्य जो है वो बहुत प्रभावी रूप से वो कार्य कर सके, इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है। उनकी सैलरी भी पर्याप्त रखी गई है ताकि वो दक्षता के साथ अपना काम कर सके, और उनके जो कार्य की जो कंडीशंस हैं उसमें उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का अनुचित परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के कार्यों की। तो भारत में जो चुनाव की तिथि है इसकी घोषणा चुनाव आयोग करते हैं। साथ ही जो आपका आदर्श आचार संहिता, जिसका पालन सभी दलों को करना, सभी नेताओं को करना आवश्यक होता है, इसको इशू करने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को नियमित करना, उनको पंजीकृत करना, और जो पंजीकृत प्रत्याशी है उनकी योग्यता को चेक करना कि क्या वो चुनाव लड़ने योग्य है कि नहीं, ये सारा जो प्रक्रियागत कार्य है ये सब चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। साथ ही आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके परिसीमन का कार्य भी जो है वो चुनाव आयोग करता है। जो प्रत्येक राजनीतिक दल को जो चुनाव चिन्ह है उसको एलोकेट करने का काम जो है वो भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। और जितने भी चुनाव से संबंधित जो स्टाफ होते हैं उन पूरे स्टाफ पर चुनाव के दौरान एक नियंत्रण बनाए रखना कि वो उनके कंट्रोल में कार्य करे, इसको भी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कार्य है। अब अगर हम भारत में चुनाव आयोग की उपलब्धियों की बात करें, तो एक तो उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर पाए, ये एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। साथ ही जो हर पोल के जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा थे, उस पर सीमाएं लगाने के क्षेत्र में भी चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई नई तकनीकों के साथ चुनाव की व्यवस्था को जोड़ना, ईवीएम का प्रयोग, वीवीपैट का प्रयोग, नोटा को इंट्रोड्यूस करना, ये सारा जो सिस्टम है, यहाँ तक कि राइट टू रिकॉल को भी एमपी लेवल पर जो है, लोकल लेवल पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो
नए एडवांस डेवलपमेंट के साथ इलेक्शन के मेथड को जोड़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और आपकी जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का, इसको भी रोकने में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण हो, उनकी शैक्षिक योग्यता की उनको डिक्लेरेशन देना होगा, उनकी संपत्ति का घोषणा करना होगा। ये सारे जो छोटे छोटे पक्ष है, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही आपके कैंडिडेट्स जो है उनको डिस्क्लोज करना होगा अपने एंटीसीडेंट्स के बारे में, कहीं से भी रिलीजन को लेकर इलेक्टोरल गेन के लिए कोई मिसयूज ना करे, इस पर भी बैन लगाने का काम जो है वो चुनाव आयोग करता है। अब अगर हम देखें भारत में, अगर हम चुनाव आयोग को और अधिक इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं या ये अपेक्षा करते हैं कि वो और दक्ष तरीके से काम करे, तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे एक स्पष्ट जो प्रावधान होना चाहिए कि चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य है, कौन कौन सी उसकी शक्तियां हैं। कभी कभी इसको लेकर जो है गत्या विरोध उत्पन्न होता है। फिर जो चुनाव आयोग के जो खर्चे हैं, ये खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से होने चाहिए और इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान होना चाहिए। और उनकी जो योग्यताएं हैं वो भी स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की। और किसी को जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स में जो है उनका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। तो इससे क्या होगा, उस पद की जो गरिमा है उसको सुनिश्चित रखी जा सकती है। अब बात करते हैं भारत में जो चुनाव सुधारों की, कि कोई भी सफल प्रजातंत्र दक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकता अगर वहां पर जो चुनाव है वो प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, और जो आपके महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र ऑफिसेस हैं वहां पर अगर फ्री और फेयर मैनर से चुनाव के द्वारा लोग चुने नहीं जाते हैं और वो उस तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करते हैं, तब हम नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि एक प्रजातंत्र जो है वो सफल रूप से काम कर सकता है। तो इसलिए चुनाव सुधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरता है। और अगर हम बात करें कि चुनाव आज के समय में उस आदर्श परिस्थितियों को संरक्षित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि शुरुआत से अब तक जो है बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। काफी ज्यादा जो है पैसे इसमें खर्च होते हैं, मसल पावर का इसमें हस्तक्षेप होता है, बाहुबली लोग इसमें अनुचित हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं और चुनाव लड़ने में वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। बूथ कैप्चरिंग की समस्या है, चुनाव के समय में हिंसा, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की सर्वाधिक दर है, और वहां एक सामान्य पंचायत स्तर के चुनाव में भी जो है वो कई प्रकार से मृत्यु तक के मामले आए हैं। तो इस संदर्भ में एन बोहरा कमिटी ने 1993 में अपनी एक रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने बताया कि सीबीआई ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि पूरे भारत में क्राइम सिंडिकेट्स जो है वो अपने आप को खुद ही कानून के रूप में स्थापित कर चुके हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि वो एक पैरेलल सिस्टम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब बात आती है कि हमें क्यों चुनाव सुधार की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे वो कोई दल हो या आपके स्वतंत्र प्रत्याशी हो, किसी को भी जो है जाति के आधार पर और रिलीजन के आधार पर चुनावी फायदा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों के नियमन की भारत में बहुत अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने भीतर जो है आंतरिक प्रजातंत्र को सुनिश्चित करे, इसके लिए भी जरूरी है कि पूरे चुनाव का जो सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। और जो राजनीतिक दलों की वित्तीय जो लेन देन है उसका प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और उसमें पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए। साथ ही हमारे देश में एक समस्या जो है राजनीति में मूल्यों का जो है धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। ये लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज एक बहुत चिंता का विषय है। आपके 50 से लेके आज तक हम इस चीज को देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे ये प्रवृत्ति बढ़ी है। इस पर नियंत्रण भी बहुत अधिक आवश्यक है। फिर एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है पेड न्यूज। आजकल न्यूज भी
समाचार भी इस प्रकार के आ रहे हैं जिसको पहले से वो प्रायोजित रहता है, किसी दल के समर्थन में या किसी दल के पोषण में वो न्यूज प्रचारित किया जाता है, जिससे वो दिग्भ्रमित समाचार आम जनता के बीच में फैल सकता है। तो इस तरह की गलत गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने में भी आपकी चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और हमें चुनाव सुधार करने की आवश्यकता महसूस कराती है। साथ ही आपके वोटर्स में जो है एक राजनीतिक उदासीनता की प्रवृत्ति है, विशेषकर जो युवा वर्ग है वो भी जो है चुनाव के समय में वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस कैसे उनके इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कई ऐसे शोध भी हो रहे हैं कि क्या हम ब्लॉकचेन मेथड को इस संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो इस क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता बन जाती है। साथ ही हमारे देश में बहुत अधिक गरीबी और अशिक्षा है, इसलिए लोगों में जागरूकता का अभाव होना, यहाँ तक कि लोग ये भी नहीं जानते हैं कि कौन इलेक्शन में कैंडिडेट है। लीकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उनसे गवर्न होकर जब लोग वोट कास्ट करते हैं तब हम उससे एक फ्री फेयर इलेक्शन और रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो पैसा, मनी पावर जो है ब्लैक मनी के फॉर्म में, और जिस तरह से इलेक्शन के समय में खर्चे किए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, उस पर भी एक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। सरकारी मशीनरी का भी कई बार दुरुपयोग किया जाता है, इसके लिए भी सुधार करने की आवश्यकता है। और मसल पावर जो है, आपकी बाहुबली क्रिमिनल्स जो है वो जिस अनुचित हस्तक्षेप के माध्यम से पूरे चुनाव प्रक्रिया को तय करने का प्रयास करते हैं, ये भी एक गलत प्रवृत्ति है। और ये बहुत ही दुखद विषय है कि भारत के लगभग सभी दल, जो मुख्य दल हैं, वहां हम इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को देखते हैं। वो प्रत्याशी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो इसके विरुद्ध जो है उचित कार्यवाही होनी चाहिए। एक आशा की किरण जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने जताई है, क्योंकि वो एक बहुत ही त्वरित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रही है। और इस संदर्भ में जो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड के लोग हैं अब घबरा रहे हैं वो राजनीति में प्रवेश करने से। साथ ही जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनसे भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि वो उस तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करते हैं। इसी प्रकार से एक बड़ी संख्या में जो स्वतंत्र और आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनका एक तो निश्चित रूप से वो किसी दल को जुड़ेंगे, दल से जुड़ेंगे, तब जाके उनको एक पद मिल पाएगा। तो अगर वो चुनाव से पूर्वी गठबंधन कर ले तो उनकी मंशा स्पष्ट होती है, नहीं तो उसके बाद जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है और बार्गेनिंग वाला जो फेडरलिज्म है वो बहुत स्ट्रांगली काम करने लगता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके आयोगों और समितियों की, जिन्होंने भारत में चुनाव सुधार की दिशा में कुछ अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो कमिटी है वो है आपका तारकुंडे कमिटी, जिसने 1974 में अपने सुझाव दिए थे। ये इसको जयप्रकाश नारायण ने इसकी एक तरह से अध्यक्षता की थी और इसके पूरे बेस को तैयार किया था, इसलिए इसको जेपी कमेटी भी तैयार करते हैं। वीएम तारकुंडे जो कि महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में जो है ये कमेटी गठित की गई थी। हाँ, दिशा निर्देश प्रदान करने का काम जो है ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। और वीएम तारकुंडे की इस कमेटी ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, इसमें सबसे पहला है कि जो चुनाव आयोग है उसमें जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा होना चाहिए, और साथ ही इसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर का भी रोल होना चाहिए। किसी एक पक्ष के द्वारा अगर नियुक्तियां होती है तो उसमें फिर भेदभाव की संभावना रहती है। और इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय होना चाहिए, इस रिकमेंडेशन को स्वीकार भी किया गया। और जो मिनिमम एज है वोटिंग की वो 18 साल होनी चाहिए, इसको भी स्वीकार किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण कमेटी आपकी दिनेश गोस्वामी कमेटी है, जो 1990 में मिस्टर दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित होती है, जो कि तत्कालीन कानून मंत्री थे। इन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए उसमें पहला है कि जो उपचुनाव की प्रवृत्ति है उस पर एक सीमा लगनी चाहिए। दूसरा, जो कहीं पर भी अगर रीपोलिंग की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये केवल मात्र रिटर्निंग ऑफिसर के रिपोर्ट पर ही रीपोल हो, ये आवश्यक नहीं है। कोई और तरीके से अगर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है कि वहां गलत तरीके से चुनाव हुए हैं या बूथ कैप्चरिंग वाली सिचुएशन है, तो फिर से जो है रीपोल कराए जाने चाहिए।
फिर तीसरा इनका जो सुझाव है कि हमें जो हमारे दल बदल निरोधी कानून है उसमें उचित संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 1985 में जो कानून आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, 10वां शेड्यूल भी जोड़ा गया संविधान में, वो उतना प्रभावी रूप से दल बदल को रोकने में सक्षम नहीं है। हमें इसमें और परिवर्तन करने होंगे। और साथ ही किसी भी कैंडिडेट को जो है एक समय पर 2 से अधिक चुनाव क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ आपको सुरक्षागत रूप से एक मनी जो है डिपॉजिट करनी चाहिए, एक जमानत राशि जो है लोकसभा में डिपॉजिट होनी चाहिए, और उसमें लोकसभा के अगर प्रत्याशी है तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है लोकसभा के चुनाव के लिए उसको 5,000 रुपीज रखा गया है, और विधानसभा के चुनाव के लिए इसको 2,500 रुपीज उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में यह सुझाव दिया गया था। अब तो ये राशि काफी बढ़ चुकी है, जमानत की राशि, और अगर कोई प्रत्याशी सीरियस नहीं है तो ऐसे मामलों में जमानत की राशि जब्त भी कर दी जाती है। तो लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव में एक जमानत की राशि को सुनिश्चित किया गया है। और ईवीएम के प्रयोग का भी इसमें सुझाव दिया गया, और जैसे कि हम जानते हैं कि 2004 के बाद जो है ईवीएम को पूरे भारत में लागू किया गया चुनावों के दौरान। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कमेटी आती है, बोहरा कमेटी, जो कि 1993 में स्थापित हुई थी, और ये मुख्य रूप से जो है इसने क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का हो रहा है भारत में, जिस प्रकार राजनीति का प्राधिकरण हो रहा है, उस पर इसने अपना पूरा स्टडी किया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। इसमें इन्होंने सुझाव दिया कि एक हाई पैनल कमीशन होना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि किस प्रकार राजनीति में आपराधिक तत्वों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। फिर लॉ कमिटी की रिपोर्ट 117 भी इस बारे में स्पष्ट करती है कि उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है 1999 में भी फोकस किया गया कि हम कैसे जो चुनाव में और विशेषकर जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करें। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर अभी भी डिबेट चल रहा है कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में। और नोटा को इंक्लूड करने की बात जो ईवीएम में हो, इसको 2013 में अप्लाई भी किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में ऑर्डर दिया। और इसके बाद आपकी आती है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, जो 1998 में इसने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पर जोर दिया कि उनका मानना था कि सबसे बड़ी समस्या की जड़ क्या है कि चुनाव में एक बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, तो दल जो है अलग अलग स्रोतों से राशि प्राप्त करने के लिए जो है ये न केने प्रकारे ने आपराधिक तत्वों से जो है एक गठजोड़ बनाते हैं। तो और या फिर ब्लैक मनी का यूज होना, एक नेक्सस, अलग अलग ग्रुप्स के साथ नेक्सस तैयार करना। तो इसका एक समाधान हो सकता है कि अगर राज्य खुद फंडिंग प्रोवाइड करे, राज्य उस चुनावी व्यय का अगर वहन करता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो समस्याएं हैं उस पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और कमीशंस और कमिटीज ने भी अपनी रिपोर्ट दी, जैसे लॉ कमीशन ने भी समय समय पर चुनाव सुधार के संदर्भ में प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। फिर एमएन वेंकटचलैया कमीशन ने भी कई महत्वपूर्ण सुधार के सुझाव दिए, और साथ ही संविधान का जब पुनरीक्षण किया गया उस संदर्भ में भी नई बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप कैसे चुनाव को अत्याधुनिक सिस्टम के साथ जोड़ा गया, इस पर बल दिया गया। फिर द्वितीय आपके प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो आपका द्वितीय प्रशासनिक कमीशन, जो सुधार कमीशन एस्टैब्लिश हुआ, वो बीरप्पा मोइली के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने भी जो है कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में, जो कि एपी शाह की अध्यक्षता में हुआ था, इन्होंने भी चुनाव सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। अब हम बात करते हैं कि काफी सुझाव जो है अलग अलग कमेटी, कमीशन एवं सरकार की तरफ से आए हैं, तो उनका कितने सारे सुधारों को जो है इंप्लीमेंट किया गया। तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए हैं उसमें एक तो चुनाव में जो मतदान की आयु है उसको कम किया गया, 21 से 18 किया गया। चुनाव के संबंध में जो एक जागरूकता है उसको काफी हद तक फैलाने में
चुनाव आयोग और चुनाव से जुड़ी पूरे जो सिस्टम है वो सफल रहा है। इलेक्शन कमीशन के पूरे कार्य प्रणाली को भी पारदर्शी बनाए रखा गया है। आपके जो प्रस्तावकों के नाम है किसी प्रत्याशी के, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रस्तावकों के नाम काफी कम थे। ईवीएम जो है 1998 में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है उसको इनिशिएट किया गया, फिर 2004 में जो है ऑल इंडिया लेवल पर इनिशिएट हुआ। फिर उपचुनाव करने की एक समय सीमा तय की गई कि उसी समय के भीतर उसके चुनाव हो जाने चाहिए। नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, इनका कहीं भी अपमान ना हो, इसको सुनिश्चित करने का तय किया गया। साथ ही कोई प्रत्याशी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा किसी चुनाव एक समय में चुनाव नहीं लड़ सकता, इस बात को भी लागू किया गया। फिर जो एग्जिट पोल थे उसमें बहुत ज्यादा भ्रामक प्रचार और इस तरह की प्रक्रियाएं भी संलिप्त थी, उस पर भी काफी अधिक नियंत्रण स्थापित किया गया। और जो भी नियमों की अवहेलना करता है उसको डिस्क्वालीफाई करने का भी प्रावधान जो है उसको भी सशक्त रूप से लागू किया गया। और जो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, ये कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए गए चुनाव आयोग के द्वारा, विभिन्न सरकारी मशीनरियों के द्वारा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा, ताकि जो चुनाव व्यवस्था है वो सक्षम रूप से कार्य कर सके और भारत में एक पारदर्शी रूप से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अब आवश्यकता क्या है, हमें कुछ और जो है सुधार की जरूरत है। तो एक तो जो इलेक्शन ऑफिसर्स है उनको चुनाव से एक दिन जस्ट पहले या ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन जो है उस समय उनका ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, कभी कभी इसमें भी कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप, कुछ आपराधिक हस्तक्षेप होते हैं जिस वजह से इलेक्शन ऑफिसर्स को अचानक से ट्रांसफर किया जाता है। इससे भी चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रभावित हो सकती है। फिर जो आपके टेलीविजन और अदर नेटवर्क से, आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेट, आपका प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो राजनीतिक प्रचार जो है उसको एक समुचित रूप से सभी दलों को उसमें स्थान मिलना चाहिए, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए और उसका एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए प्रॉपर, की तभी जाकर जो है वो चीजें जो है चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित नहीं करेंगी। फिर सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड जो है उसके विज्ञापन होने चाहिए, इससे भी जो चुनाव व्यवस्था में एक सुधार आ सकता है। और कुछ और कठिन नियमों का निर्माण करना होगा, कानूनों को लागू करना होगा, जिससे कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल्स जो है कई बार लोगों के बीच में भ्रामक समाचार फैलाते हैं और लोगों को एक तरह से एक मानसिकता, एक रुझान इस तरह की तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर एक नियंत्रण लगना चाहिए, वो संवैधानिक तरीके से नियमों के तहत कार्य करे। और पार्शियल फंडिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक कम से कम आंशिक रूप से भी अगर फंडिंग की बात है करे तो इससे भी चुनाव में जो ये ब्लैक मनी का यूज इतना अधिक हो रहा है उस पर नियंत्रण लग सकता है। इस संदर्भ में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इस पर बहुत बल दिया था, पार्शियल फंडिंग पर। और पार्शियल फंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर किसी कैंडिडेट को 8% वैध मत मिल जाता है तब वो व्यक्ति जो है वो पार्शियल फंडिंग के लिए योग्य माना जाएगा। और अगर पूरे वैश्विक स्तर पर हम देखें तो 180 देशों में से 71 कंट्रीज जो है वो स्टेट फंडिंग के थ्रू जो है इलेक्शंस अपना रन कर रही है, तो हम भी इस दिशा में विचार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो कि इस जो आवश्यक चुनाव सुधार है उनको सशक्त रूप से लागू करे, तभी जाकर हम जो है इस चुनाव प्रक्रिया जो कि हमारे प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है ये सुनिश्चित रूप से कार्य कर सके, इसको तय कर पाएंगे। अब हम गतिविधि प्रश्न में आपके लिए जो पहला प्रश्न है यह है कि भारत में जो चुनाव सुधार है इस पर आप एक नोट तैयार करिएगा और जागरूकता बहुत आवश्यक है, इसलिए आपके लिए जो विचारणीय प्रश्न है कि क्या आप अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां के स्थानीय प्रत्याशी के विषय में जानते हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो एक उदासीनता है वो भी चुनाव की प्रक्रिया को एक दक्ष प्रक्रिया बनने से रोकती है। इसलिए आप किस लोकल कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम कर रहे हैं, उनका पिछले 5 साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आप
को जानना चाहिए तो इस विषय पर जो है आप अपना जो है एक नोट्स तैयार करिएगा। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है, इनके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। नमस्कार।